अभी भी भाजपा उस गिरफ्त से, खुद भाजपा आजाद नहीं हुई है, भाजपा अभी भी उसी गिरफ्त में है जिस गिरफ्त में 240 सीटें आने के पहले हुआ करती थी। लेकिन तब भाजपा भी उस गिरफ्तारी से आजाद होने के लिए छटपटाती नहीं दिख रही थी, पर 240 सीटें आने के बाद उस गिरफ्त से आजाद होने के लिए भाजपा भी छटपटा रही है, भाजपा भी हाथ पैर मार रही है। और हाथ पैर मारने का ही नतीजा है कि गाहे बगाहे इस तरीके की वीडियोस आती हैं, उन वीडियोस को हवा दी जाती है, तमाम सारे लोग जो है उसको शेयर करते हैं और फिर कहीं कोई और उसी तरीके की प्लॉटिंग जो है वो नई शुरू होती है और वो कथा कभी ना कभी सामने आ जाती है। आज की तारीख में सोशल मीडिया के दौर में आप ये सारी चीजें दबा नहीं पाएंगे, ये तो तय है, चाहे आप कोई भी हथकंडा अपनाइए। डॉक्टर राय, बहुत स्वागत, आप बाद में जुड़े। डॉक्टर राय, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके का दृश्य राजस्थान के मंच से आता है, वसुंधरा राजे सिंधिया उस मंच पर मौजूद रहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच पर मौजूद होते हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया उनको उसी तरीके से इग्नोर करती हैं जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय मोदी जी वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर कर रहे थे। आज भाजपा का ये जो बदलाव है, इसको आप इस पूरे बदलाव को कैसे देख रहे हैं? और अगर हम लोकतंत्र और देश के लिहाज से है इस तरीके के वीडियो का पब्लिक डोमेन में आना? अम्बिका जी, पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लाइट की प्रॉब्लम है और उसके नाते नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी मुझे, तो मैं लेट जुड़ा, इसके नाते मैं क्षमा चाहता हूँ। जहाँ तक अभी आपने दृश्य दिखाया, मैंने देखा, अभी साथ साथ दिखा रहे थे आप, ऐसे दृश्य आपने गडकरी साहब के बहुत बार देखे होंगे। नितिन गडकरी साहब बहुत बार ऐसा दिखा है कि जब मोदी सामने आए उन्होंने हाथ नहीं जोड़ा, नमस्ते नहीं किया और वो सिर्फ खड़े रहे वहां पर। साधारण तौर पर वो उनके दृश्य तो अक्सर देखने को मिलते रहे। वसुंधरा राजे की का पता नहीं, शायद पहली बार सामना हुआ इस तरह से किसी मंच पर। और सिर्फ वसुंधरा राजे क्या, जितने भी लोग हैं जिनमें थोड़ी भी रीढ़ की हड्डी है, उनके दृश्य तो इसी तरह के होने चाहिए। जिस तरह से दोनों गुजरातियों ने लगातार जलील किया है पूरी भारतीय जनता पार्टी की रैंक एंड फाइल को, तमाम नेताओं को, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर के तमाम नेताओं को जिस तरह जलील किया है, तो निश्चित तौर पर दोनों गुजरातियों को जलील होने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। वक्त बदला लेता है। आपने ठीक कहा कि इंडिया गठबंधन बहुत जिम्मेदार है, 240 सीट पर ला करके इनके घमंड को थोड़ा सा तोड़ा है, लेकिन फिर भी नायडू और नीतीश कुमार के सहारे सरकार अभी टिकी हुई है। लेकिन उस सरकार में सांसें बहुत कम है। अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी की जो चमक थी, जो अडानी और अंबानी के पैसे से क्रिएट की गई थी और उनके द्वारा खरीदे गए सारे मीडिया और टेलीविजन चैनल से उनकी इमेज को लगातार बनाए रखा था। और मोदी मोदी के नारे विदेश में लगवाए जाए चाहे देश में लगवाए जाए, और भेजे हुए तमाम गुर्गे जो बड़ी पैमाने पर टिकट खरीद कर जगह जगह भेजे जाते थे और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी उनके द्वारा एक इमेज। तो नकली इमेज की कोई वक्त उसकी कोई कीमत नहीं होती। नकली इमेज अपने आप ढह जाती है, जैसे वो रंगा सियार जो कहलाता है। मैं मोदी जी के रेफरेंस में ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है ये। तो वो जब धुल जाता है रंग तो सब सामने आ जाता है। मोदी जी के मेरा तो कोई गलतफहमी मोदी जी के बारे में थी नहीं, आपको मालूम है। 16 मई 2014 को ही मैंने कह दिया था कि अगर अहंकार अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे अयोग्य और असफल प्रधानमंत्री देखने जा रहा है। और मैंने कहा था ही विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये 16 मई 2014 को मैंने कहा था संदीप चौधरी के IBN 7 के कार्यक्रम में रात को 10 से 11 बजे। और विदेश नीति, आर्थिक नीति पर भी जो बातें कही थी, मेरी सारी बातें इन 10 से 11 सालों में अक्षरशः साबित हुई। ये अलग बात है कि उस दिन ये भारी बम्पर वोटों से जीत रहे थे, वाह वाह हो रही थी, और उसमें मैं एक तुरही की आवाज लेकर के अलग से उनके खिलाफ बोल रहा था, तो बुरा लगा था और हजारों लोगों ने मुझे गालियां दिया था सोशल मीडिया पर। लेकिन अब तो तय हो गया है कि नितांत अयोग्य अक्षम प्रधानमंत्री, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको किसी चीज के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, जो इतना अहंकारी है कि जिन लोगों को ज्ञान है उनसे ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है और कुछ भी फेंकता रहता लगातार। इनको फेंकू नाम दिया था और उसके बाद वो फेंकू वाला शब्द लगातार चर्चात होता रहा और तब से फेंकते चले जा रहे हैं। देश में भी फेंकते हैं, विदेश में फेंकते हैं, और आज देश को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है। विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो गई है। चीन ने हमारी हजारों वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है और सबसे बड़ी महंगाई है। सारे फ्रंट पर पूरी तरह देश फेल हो चुका है। ठीक है, एक बड़ा देश है, 140 करोड़ 45 करोड़ का देश है, जिसकी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है,
और कृषि से लेकर के सामान्य बचत तक हर इंसान के पास, चाहे 5 ग्राम चांदी क्यों न हो, इस देश में जो बचत करने की परंपरा है, उसके कारण इस देश की आर्थिक स्थिति दिखाई पड़ने में कि ये ध्वस्त हो चुकी है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हर आदमी अपने पास कुछ न कुछ बचत के नाम पर रखे हुआ है, लेकिन पूरी तरह से देश बर्बाद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब जब लोगों को पता लग गया है कि इस आदमी का उतार शुरू हो गया है, इस आदमी के लिए अब भविष्य में कोई स्थान नहीं है, तो निश्चित तौर पर जितने इनसे पीड़ित लोग हैं, जितने स्वाभिमानी लोग हैं, वो उनको अब धीरे धीरे इनकी औकात दिखाएंगे। मुझे आश्चर्य तो ये होता है कि 100 से ज्यादा एमपी ऐसे हैं जो आरएसएस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, लेकिन बीजेपी के सांसद हैं। और जब वो कहीं और हुआ करते थे तो उन लोगों की क्या गजब की हैसियत हुआ करती थी, आए दिन बोलते थे, आए दिन दिखाई पड़ते थे, और बीजेपी में जाने के बाद वो कहाँ खो गए हैं पता ही नहीं लग रहा है। वो 100 से ज्यादा एमपी क्यों चुप है, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। क्या वो जो तनख्वाह मिलती है एमपी की सिर्फ उसके लिए, या क्या जो इनके बीजेपी के एक एमएलए ने एक दिन बोला था भाषण देते हुए कि मुझको तो 10% कमीशन मिलता है, तो क्या वो जो 5 करोड़ पर 10% कमीशन मिलता है उसके लिए, क्या उसके लिए जमीन बेच रखा सबने? मुझको तो आश्चर्य होता है। मैंने तो कई बार ललकारा है लगातार विभिन्न माध्यमों से उन 100 से ज्यादा लोगों को कि अपनी आत्मा को जगाओ और देखो देश बर्बाद हो रहा है। ये हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियां रहेंगी, हमारे बच्चे रहेंगे, आने वाली हमारी नस्लें रहेंगी, उनके लिए देश बचाना है। लेकिन उसके बावजूद ये क्यों नहीं जग रहे हैं मुझे नहीं मालूम। वसुंधरा राजे ने आज जो दिखाया वो उनकी नाराजगी का परिणाम है या वो विद्रोह करने की ताकत भी रखती हैं, ये 2 सवाल है। अभी एक साथी राजस्थान के बारे में बोल रहे थे मुझसे पहले, मुझे लगता है उनको शायद वसुंधरा राजे के बारे में ज्यादा जानकारी है। लेकिन अगर सिर्फ वो नाराजगी दिखा रही थी तो उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ स्टैंड लेना चाहती है तो उनको खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बोलना चाहिए और बताना चाहिए। बीजेपी में एक जमाने में कद्दावर नेता हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत से लेकर के सिकंदर बख्त, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तमाम लोग होते थे, उनमें डिफरेंसेस भी होते थे, लेकिन बात होती थी, खुल करके बात होती थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। गुजरातियों की तरह आतंक नहीं बचा रखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी ने, लोगों ने आतंक नहीं बचा रखा था। हम लोगों ने तो उनके खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन न हमारे ऊपर कोई मुकदमा कायम हुआ, न उनको जेल भेजा गया, उल्टे हमारी मांग मान ली गई। उनके वाजपेयी जी के खिलाफ चाहे वो आंदोलन किया हो मैंने, जब उनके मुशर्रफ की वार्ता होने वाली थी उस वक्त जो मांगों को लेकर के मैंने आंदोलन उस समय 2 दिन किया था और दोनों दिन में अपना सफल रहा था। या हमने उनके और नेताओं के खिलाफ आंदोलन किया हो, लेकिन हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये तो एक ऐसा दौर आ गया, ऐसे लोग आ गए हैं जो घर से निकलने नहीं देना चाहते। कोई आप खाली कह दीजिए कि कल हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं और तत्काल पुलिस आकर के आपको दरवाजा घेर लेती है। फिर भी अगर अपने दरवाजे के बाहर आप निकलने की कोशिश करेंगे तो 5-6 मुकदमे लाद दिए जाएंगे और एक तरफ ये कहा जाएगा कि लाखों मुकदमे पेंडिंग है और दूसरी तरफ लाखों मुकदमे इस तरह से पुलिस लादती रहती है तमाम लोगों के ऊपर जो लोग अपना गांधीवादी अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए रामप्रकाश जी, मायने तब होगा जब वसुंधरा राजे हो, नितिन गडकरी हो, ये दोनों खुल करके बोले, ये दोनों चुनौती दें, ये दोनों दल से बड़ा देश जो कहा जाता है, दल से बड़ा देश को माने, दल से बड़े समाज को माने, दल से बड़ा भविष्य माने और ऊपर आकर के दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अपनी बात कहे, तब मैं मानूंगा कि इनकी नाराजगी की कोई कीमत है। अन्यथा सिर्फ नाराजगी दिखाना कि मुझे आपने पद से हटा दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल।